नमस्कार दोस्तों, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। और आज आज़ादी के इस दिवस पर आपको ढेरों बधाइयाँ, बहुत सारी शुभकामनाएं। दोस्तों, देश आज़ादी का 75 वर्ष का अमृत महोत्सव मना रहा है और 76वां हमारा स्वतंत्रता दिवस है। तो सबसे पहले तो आप सभी लोगों को आज़ादी और स्वतंत्रता के इस दिवस की बहुत सारी बधाइयाँ। दोस्तों, रात में हम लोगों ने संविधान सभा की हूबहू चर्चा की थी। 14 और 15 अगस्त के बीच की चर्चा की थी और मैंने आपसे वादा किया कि अब हम लोग कल नहीं, अब हम लोग कुछ घंटों में मिलेंगे। तो लगभग 12:20-22 पर आपसे विदा ली थी और 7 घंटे के भीतर भीतर वापस आप लोगों के बीच में आ गए। हमारा जय नारायण व्यास विश्वविद्यालय जोधपुर का नेहरू स्टडी सेंटर, डिपार्टमेंट ऑफ पॉलिटिकल साइंस, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन मिलकर संविधान सभा की हूबहू ऑनलाइन चर्चा कर रहा है। और इस चर्चा में मेरे यूट्यूब के साथी और जूम के जो साथी जिस तरह का उत्साह दिखा रहे हैं, वो उत्साह बतलाता है कि उनकी संविधान में बहुत बहुत आस्था है। दोस्तों, 15 अगस्त 1947 को संविधान सभा में क्या हुआ, उस पर आज हम लोग चर्चा करने जा रहे हैं। और बिल्कुल मैं बताना चाहता हूं, आज ज्यादा लंबी चर्चा नहीं चलेगी। जूम के साथी और यूट्यूब के जो साथी है, बहुत ध्यान से सुन लीजिएगा। आज चर्चा ज्यादा लंबी नहीं चलेगी, मुश्किल से 45-50 मिनट में आज काम कंप्लीट हो जाएगा। आज क्या क्या होगा उस पर हम विस्तार से चर्चा करेंगे, क्योंकि आज हमारी आजादी का दिन है। आज वह दिन है जिसके लिए हमारी पीढ़ियों ने बहुत संघर्ष किया, बहुत शहादत दी। आज उन लोगों की वजह से आज इस पोजीशन में है कि हम लोग बोल पाए। 15 अगस्त 1947 का वो दिन आया, उस दिन का बड़ा ऐतिहासिक महत्व है साथियों। और हमारी युवा पीढ़ी को इस दिन का वास्तविक महत्व, उसकी जो अनुभूति है, वो करवाने के लिए ही हम लोग लगातार संविधान सभा के विभिन्न सत्रों की जो बहस है वो आप लोगों को हूबहू दिखा रहे। मैं अक्सर ये कहता हूं कि आंखें जिसे देख नहीं सकती, दिल उसके लिए रोता नहीं है। आंखों ने जिस दर्द को कभी देखा ही नहीं है, तो उस दर्द को महसूस कैसे करेंगे। हमारी जो युवा पीढ़ी है, उस युवा पीढ़ी को उस दर्द को महसूस करवाना चाहते हैं जो हमारे संविधान सभा के सदस्यों ने संविधान निर्माण के समय अनुभूत किया था, महसूस किया था। तो जरा देखिएगा, 15 अगस्त 1947 को संविधान सभा में क्या क्या हुआ, उस विषय पर अपनी चर्चा को हम लोग आगे बढ़ा रहे हैं। जरा देखिएगा, उस दिन शुक्रवार था, 15 अगस्त की डेट है, सन 1947। भारतीय संविधान सभा के वाद विवाद की सरकारी रिपोर्ट हिंदी संस्करण आपके सामने रखा जा रहा है। आज के कार्यों में क्या क्या है? आज के कार्यों में है शुभकामना संदेश। किसने शुभकामनाएं भेजी हमको इस दिन, उस पर हम लोग चर्चा करेंगे। लॉर्ड माउंटबेटन का भाषण। आज लॉर्ड माउंटबेटन स्वतंत्र भारत के पहले गवर्नर जनरल के रूप में संविधान सभा में अपना जो भाषण देंगे, उस विषय पर हम लोग चर्चा करेंगे। फिर इसके बाद में अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी का भाषण होगा और फिर राष्ट्रीय पताका का उत्तोलन, यानी राष्ट्रीय ध्वज जो तिरंगा है, वो फहराया जाएगा। आज 4 बातें संविधान सभा में होने वाली है, इसलिए मेरा आप लोगों से निवेदन है, आज 40 से 45 मिनट आप डटकर जुटे रहे, अपने दोस्तों को भी जोड़े, क्योंकि आज वो घड़ी है साथियों। आज आप महसूस करिए, आपको बहुत सारी शिकायतें आज हो सकती है, बहुत सारे आपके दर्द हो सकते हैं, लेकिन वो जो दर्द है, गुलामी का जो दर्द है, गुलामी का जो दंश है, वो दंश आज से ठीक 75 साल पहले मिटा था। 15 अगस्त 1947 को मिटा था, जब देश आजाद हुआ था। उस दिन संविधान सभा में क्या क्या हुआ, 4 बातें मैंने आपके सामने रखी है। शुभकामना संदेश, लॉर्ड माउंटबेटन का भाषण, अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी का भाषण और राष्ट्रीय ध्वज तिरंगा फहराया जाएगा। आपने देखा कि कुछ घंटे पहले, 7 घंटे पहले आपको बताया था कि किस तरह से राष्ट्रीय ध्वज जो है राष्ट्र को प्रदान किया गया था, किसके मार्फत? संविधान सभा के अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी के मार्फत हंसा मेहता जी ने, जो कि संविधान सभा की एक सदस्य थी, उन्होंने भेंट किया। वह राष्ट्रीय ध्वज तिरंगा आज संविधान सभा में फहराया जाएगा। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं क्या हुआ। शुक्रवार 15 अगस्त भारतीय संविधान सभा कॉन्स्टिट्यूशन हॉल नई दिल्ली में 10 बजते ही समवेत हुई। अध्यक्ष माननीय डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, भारत के गवर्नर श्रीमान लॉर्ड माउंटबेटन तथा श्रीमती माउंटबेटन के साथ सभा में प्रविष्ट हुए। यानी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के साथ में लॉर्ड माउंटबेटन और उनकी पत्नी, ये तीनों एक साथ में संविधान सभा के अंतर्गत आए। फिर देखिए शुभकामनाओं का संदेश। अब अध्यक्ष कुछ संदेश आपके सामने रखेंगे। 15 अगस्त 1947 की हूबहू कहानी आपके सामने रखी जा रही है, जरा देखिएगा। सबसे पहले संयुक्त राष्ट्र के जो
राष्ट्रपति है उनका जो संदेश है उनके बारे में पढ़ा जा रहा है। यूएसए के प्रेसिडेंट का संदेश पढ़ा जा रहा है, वो नेहरू जी के नाम से लिखा है। पंडित नेहरू जी जो देश के प्रधानमंत्री बन चुके थे, उनके नाम से ये लेटर है, शुभकामना संदेश है। क्या कह रहे हैं? इस ऐतिहासिक अवसर पर मैं और संयुक्त राज्य के मंत्रिमंडल के मेरे सहकर्मी भारतीय सरकार और भारतीय जनता के प्रति अपनी प्रसन्नता और शुभकामनाएं समर्पित करते हैं। हमारी ये आंतरिक अभिलाषा है कि भारतवर्ष सुख शांति के साथ आगे बढ़ता जाए और विश्व की शांति और समृद्धि का समुन्नत बनाने में हाथ बटाएं। ऐसा नेहरू जी के नाम संदेश आया है। फिर दूसरा कैंटबरी के आर्क बिशप का संदेश है, पंडित नेहरू जी के नाम है। क्या संदेश है? एज इट इज आपके सामने रख रहा हूं। इस समय जबकि इंडिया और पाकिस्तान स्वतंत्र राज्य बन गए हैं और अपने शासन का सारा दायित्व उन्होंने अपने ऊपर ले लिया है, इस देश की ईसाई जनता की ओर से मैं आपको अपनी प्रसन्नता और शुभकामनाएं अर्पित करता हूं। तीसरा संदेश चीन रिपब्लिक का आ रहा है। चीन रिपब्लिक का संदेश आ रहा है, प्रेसिडेंट का आ रहा है, जो कि चियांग काई शेक वहां पर प्रेसिडेंट है, वो शुभकामना संदेश दे रहे हैं। प्रधानमंत्री नेहरू जी के नाम से ये लेटर आया है। क्या है उनकी भाषा, जरा देख लीजिएगा। कह रहे हैं, इस शुभ अवसर पर जब भारत की जनता स्वतंत्रता के एक नवीन युग का महोत्सव बना रही है, उस उज्जवल और महती सफलता के लिए जिसकी प्राप्ति के लिए आपने तथा महात्मा गांधी ने इतनी प्रमुखता और उदारता से भाग लिया और जिसके संबंध में मुझे विश्वास है कि वह स्वाधीनता, समानता और प्रगति के प्रति सारे उद्योगशील राष्ट्रों के लिए प्रेरणा का एक महान साधन सिद्ध होगी। मैं आपको तथा आपके देशवासियों को हार्दिक बधाई देता हूं। सफलता एवं महानता से परिपूर्ण भारत के उज्जवल भविष्य के प्रति मेरी शुभकामनाओं को स्वीकार कीजिए। चीन रिपब्लिक के प्रेसिडेंट चियांग काई शेक का पंडित नेहरू जी के नाम संदेश है और उसमें स्पष्ट रूप से गांधी जी के बारे में उल्लेख भी मिलता है। छोटी सी जो शुभकामना है 4 लाइन की, उसमें वो गांधी जी का उल्लेख कर रहे हैं। हमारे राजस्थान पुलिस के एक भाई जुड़े हुए हैं, थोड़ा रीनेम करिए। सैल्यूट करता हूं मैं आपको। पुलिस का काम कितना कठिन होता है, लेकिन इसके बावजूद भी हमारे मित्र सुबह सुबह हम लोगों से जुड़े हैं, पूरी यूनिफॉर्म में जुड़े हैं। सैल्यूट है सर आपको। और अपना रीनेम करेंगे तो मैं बता दूंगा सब लोगों को कि देखिए हमारे कैसे, देखिए हमारे झूम के जो साथी हैं वो भी आपको सैल्यूट कर रहे हैं। क्या बात है, यूनिफॉर्म में जुड़कर देखिए मेहनत कर रहे हैं, आपको सैल्यूट है सर, बिल्कुल। और संविधान में कितनी आस्था है कि इस प्रकार की कार्यवाही को जीवंत देखने के लिए देखिए जुड़ गए हमारे बीच में। अब आ रहे हैं कनाडा के प्रधानमंत्री का संदेश, वो भारत के प्रधानमंत्री नेहरू जी के नाम है। देखिए जरा, इस अवसर पर जबकि भारत अपना शासन पूर्णतः अपने हाथ में ले रहा है, मुझे इस बात की बड़ी प्रसन्नता है कि मैं आपको और आपके द्वारा भारतीय सरकार और जनता को कनाडियन सरकार और वहां की जनता की हार्दिक शुभकामनाएं समर्पित करता हूं। इस प्रकार से ये कनाडा की ओर से संदेश है। फिर आ रहा है ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री का संदेश नेहरू जी के नाम। इस ऐतिहासिक अवसर पर जिसका महोत्सव 15वीं अगस्त को मनाया जा रहा है, मैं भारतीय सरकार और भारत की जनता को ऑस्ट्रेलिया की सरकार और वहां के निवासियों की शुभकामनाएं समर्पित करता हूं। ऐसा ऑस्ट्रेलिया का संदेश है। आगे आ रहा है, ऑस्ट्रेलिया के लोग इस बात की खुशी मना रहे हैं कि आपके देश में एक स्वतंत्र सर्वाधिकार संपन्न राष्ट्र का पद प्राप्त किया है और ब्रिटिश राष्ट्रमंडल का साथी सदस्य होने पर मैं आपका स्वागत करता हूं। क्योंकि ऑस्ट्रेलिया भी कॉमनवेल्थ का मेंबर है और वो कह रहे हैं कि कॉमनवेल्थ के एक मेंबर के रूप में आप भी अब आ गए हैं, मैं आपका स्वागत कर रहा हूं। ऐसा ऑस्ट्रेलिया का संदेश भारत और भारत की जनता के लिए है। वे आगे बोलते हैं, थोड़ा बड़ा संदेश है। विश्वास पूर्वक ये आशा की जाती है कि आपकी परंपरा, आपकी प्राचीन संस्कृति और भावना जिससे इस परिवर्तन काल को सुगम बनाने की आपको प्रेरणा प्राप्त होती है, भारतवासियों के मंगलमय भविष्य और उसकी महत्ता को सुरक्षित रखेगी। हमारी जो परंपरा है, हमारी जो संस्कृति है, उसकी जो जड़ें हैं, उसकी और उल्लेख कर रहे हैं ऑस्ट्रेलिया की सरकार शुभकामना संदेश व्यक्त करते हुए। इसके बाद में नॉनकिन की कार्यपालिका सभा युवान के सभापति का संदेश नेहरू जी के नाम है। क्या है, थोड़ा सा देख लीजिए इसको भी। इस ऐतिहासिक अवसर पर जब भारतवर्ष अपनी चिर संचित अभिलाषा प्राप्त कर रहा है, मुझे बड़ी प्रसन्नता है कि मैं आपको तथा भारत के लोगों को अपनी हार्दिक बधाई देता हूं। चीन के लोगों को इस बात की बड़ी प्रशंसा है कि एशिया महाद्वीप में एक और महान राष्ट्र का अभ्युदय हुआ है, ऐसा वो खुद कह रहे हैं। भारत और चीन की मिली हुई सीमा 2000 मील लंबी है और इन दोनों देशों का पारंपरिक संबंध कई शताब्दियों तक घनिष्ठ और मैत्रीपूर्ण रहा है। हम दोनों राष्ट्र गत महायुद्ध में एक साथ थे और निस्संदेह हम दोनों अपने विश्व शांति के उद्देश्य की ओर
अग्रसर होते जाएंगे। आपकी सतत सफलता तथा भारतवासियों की सुख और समृद्धि के लिए मैं अपनी हार्दिक शुभेच्छाएं समर्पित करता हूं, अर्पित करता हूं, ऐसा संदेश है। लेकिन बिल्कुल मैं बताना चाहता हूं, सेकेंड वर्ल्ड वॉर में हमारी ओर से किसी भी प्रकार का कोई पार्टिसिपेशन नहीं था। इसलिए पार्टिसिपेशन नहीं था क्योंकि हम उस समय गुलाम थे। हम युद्ध में भाग लेने या ना लेने की स्थिति में थे ही नहीं थे। हमारी ओर से ब्रिटिश सरकार ने जरूर युद्ध की घोषणा कर रखी थी। चीन की सरकार यह कह रही है कि भारत और चीन ने दोनों ने लास्ट जो युद्ध हुआ, लास्ट सेकेंड वर्ल्ड वॉर हुआ था, उसमें साथ में पार्टिसिपेट किया। ये एक गलत फैक्ट है क्योंकि हम गुलाम थे। हमने किसी भी प्रकार के युद्ध के संदर्भ में अपने स्तर पर कोई निर्णय नहीं लिया था। आप लोग जानते हैं क्योंकि हम तो 15 अगस्त 1947 को आजाद हो रहे हैं। फिर देखिए इंडोनेशिया की ओर से क्या मैसेज है। इंडोनेशिया की रिपब्लिक की ओर से डॉक्टर सुयोडार्सनो का संदेश नेहरू जी के नाम है। नेहरू जी के नाम सारे संदेश इसलिए आ रहे हैं क्योंकि नेहरू जी देश के प्रथम प्रधानमंत्री बन रहे हैं। देख लीजिएगा, स्वाधीन भारतीय राष्ट्र की स्थापना पर इंडोनेशिया के रिपब्लिक को इस बात की बड़ी प्रसन्नता है कि वह उसके प्रति अपनी हार्दिक प्रसन्नता, सहानुभूति और मैत्री का भाव व्यक्त करता है। दोस्तों, आप लोग जानते हैं कि गुटनिरपेक्षता की नीति है, उसके अंतर्गत हम लोगों के साथ में मिस्र के राष्ट्रपति पंडित जवाहरलाल नेहरू जी और इसके बाद में इंडोनेशिया के राष्ट्रपति, ये सब लोग जुड़े, तभी गुटनिरपेक्षता का संदेश आया। वो क्या कह रहे हैं आगे जरा देखिएगा। इंडोनेशिया रिपब्लिक भारतवर्ष को अपना मित्र समझता है जिससे उसके संकट और कष्ट के काल में सदा सहायता की है। इंडोनेशिया क्या कह रहा है कि भारत को हम अपना परंपरागत मित्र समझते हैं जिन्होंने हमेशा हमें दुख में, दर्द में सहायता की है। आगे क्या कह रहे हैं, और आगे भी देगा। साफ शब्दों में कह, सहायता की है और देगा। दोनों देशों की राष्ट्रीयता का आधार मानवता है, अतः इंडोनेशिया यह आशा कर सकता है कि सन्निकट भविष्य में दोनों देशों के बंधन और प्रगाढ़ हो जाएंगे, न्याय और शांति के लिए तथा उन लाखों मनुष्य के सुख स्वतंत्रता के लिए जो एक दीर्घकाल से वैभव और संपत्ति की अपार राशि रखकर भी दीनहीन जीवन ही व्यापित कर रहे हैं। इन दोनों देशों का मैत्री संबंध और प्रगाढ़ हो जाएगा। आप लोग देखते हैं, खुद समझेंगे कि आगे आने वाले वर्षों में भारत और इंडोनेशिया के बीच में बहुत मधुर संबंध रहेंगे और दोनों की सरकारों के मुखिया मिलकर दुनिया के देशों को गुटनिरपेक्षता का संदेश देंगे। इनकी जो भाषा है उसी से समझ में आ जाता है। ये शुभकामना संदेश मात्र नहीं है, ये भविष्य की राह दोनों देशों के बीच में कैसी होगी, अंतर्राष्ट्रीय संबंध कैसे होंगे, उन दोनों देशों की विदेश नीति क्या होगी, उसकी भी रूपरेखा है। इसे महज शुभकामना संदेश कहकर हम औपचारिकता नहीं मान सकते हैं, यह भी याद रखिएगा आप। आगे वो बोल रहे हैं, भारतवासी वर्षों से प्रख्यात नेताओं के नेतृत्व में रहे हैं और निसंदेह वे और अधिक सुखद और मंगलमय भविष्य की ओर अग्रसर होते जा रहे हैं। भारत न केवल न्याय और सुख समृद्धि का देश होगा बल्कि एशिया की शांति का वह प्रधान रक्षक होगा। कल्पना कीजिए 15 अगस्त 1947 को जब हम लोग देश आजाद कर रहे थे, देश हमारा आजाद हो रहा था, गुलामी के एक बहुत बड़े दंश को पीछे छोड़कर जा रहा था। कुछ देश, जो एशिया के जो देश हैं, भारत से कितनी आशा लगा रहे हैं। 15 अगस्त 1947 का वह संदेश जो इंडोनेशिया ने भारत को भेजा नेहरू जी के नाम से, वो मैंने बताया। क्या कह रहे हैं, मैं लैंग्वेज वापस बता रहा हूं। क्या कह रहे हैं, भारत न केवल न्याय और सुख समृद्धि का देश होगा बल्कि एशिया की शांति का वह प्रधान रक्षक होगा। 15 अगस्त 1947 की बात कर रहा हूं। एशिया के देश भारत से क्या अपेक्षा कर रहे हैं उसको आप देख सकते हैं। आगे जरा देखिएगा, इंडोनेशिया रिपब्लिक की सरकार तथा वहां के निवासी श्रीमान को, आपकी सरकार को और आपके देशवासियों को इस ऐतिहासिक अवसर पर सुख समृद्धि के लिए अपनी हार्दिक शुभ इच्छाएं समर्पित करते हैं। ऐसा संदेश इंडोनेशिया से आया है। दोस्तों, आप समझ सकते हैं उस समय भी हम लोगों से कितनी अपेक्षा थी। 75 साल में तो खैर अपेक्षा बढ़ी है, लेकिन उस समय भी लोग हमसे अपेक्षा करते थे। आगे जरा देखिए, हमारा पड़ोसी नेपाल, नेपाल क्या कह रहा है जरा देखिएगा। नेपाल सम्राट के मंत्री का संदेश आया है, नेहरू जी के नाम है, जो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी एक एक करके सुना रहे हैं। क्या कह रहे हैं, भारतीय राज्य की स्थापना पर मेरे सहकर्मी तथा मैं हार्दिक अभिनंदन व्यक्त करते हैं। राज्य और वहां के निवासियों की सुख समृद्धि के लिए हम अपनी शुभकामनाएं समर्पित करते हैं। ऐसा संदेश नेपाल से आया। इसके बाद में ओस्लो से, ओस्लो यानी नॉर्वे से, क्या कह रहे हैं, ओस्लो से नॉर्वे के प्रधानमंत्री और उनके वैदेशिक मंत्री का संदेश नेहरू जी के नाम है। क्या है जरा देख लीजिएगा। भारतवासियों के इस राष्ट्रीय महोत्सव के महान दिवस पर मुझे इस बात का गौरव है कि मैं आपको आपके देश की सुख और समृद्धि के लिए अपनी शुभकामनाएं भेज रहा हूं। ऐसा संदेश
नॉर्वे से है दोस्तों। दुनिया के सारे देशों ने हम लोगों को शुभकामनाएं भेजी थी। कई सारे देशों के शुभकामना संदेश, औपचारिक जो शुभकामना संदेश है वो एक एक करके आपको रखे जा रहे हैं। मुझे बताओ, 15 अगस्त का दिन, आज भले किसी को क्या शिकायत हो वो अलग चीज है, लेकिन आप कल्पना करो यार, कल्पना करो कि जब हमको भोजन कैसा मिलेगा, हम क्या खाएंगे, क्या पिएंगे, कहाँ जाएंगे, कहाँ रहेंगे, ये हम तय नहीं करते थे। हमारी खुद की कोई सरकार नहीं थी, हमारे बारे में कुछ दूसरे निर्णय लेते थे। आज वो दिन आ रहा है जब निर्णय लेने हम खुद लग जाएंगे। शिकायत हो सकती है, वो वर्तमान सरकारों से शिकायत हो सकती है, लेकिन कल्पना 15 अगस्त 1947 से पहले की भारत की करनी चाहिए। किस प्रकार से हम लोगों ने दंश बुलाया गुलामी का और आजादी का दिन हमारा नजदीक आया। उस बात को आप महसूस कीजिए, उस उत्साह और उमंग को महसूस कीजिए। उस समय कोई व्हाट्सएप नहीं था, उस समय कोई सोशल मीडिया नहीं था, उस समय जूम और यूट्यूब नहीं थे। उस समय देश की जनता के लिए एक ही साधन था और वो साधन था समाचार पत्र। उस युग में हम आजाद हो रहे हैं। कल्पना कीजिए किस प्रकार का भारत रहा होगा। अब लॉर्ड माउंटबेटन का भाषण आ रहा है दोस्तों। आपने देखा कि कल किस तरह से लॉर्ड माउंटबेटन को भारत का पहला गवर्नर जनरल स्वतंत्र भारत का संविधान सभा के द्वारा स्वीकार किया गया। आज लॉर्ड माउंटबेटन क्या कह रहे हैं, उनका जो संबोधन है मैं आपके सामने एज इट इज रख रहा हूं। वो कह रहे हैं, पहले अध्यक्ष साहब कह रहे हैं, क्या मैं योर एक्सीलेंसी से सभा के समक्ष भाषण देने को कहूं, श्रीमान गवर्नर जनरल। अब वो आते हैं लॉर्ड माउंटबेटन, क्या बोल रहे हैं, संविधान सभा के अध्यक्ष और सदस्यगण, आज मैं आपको सम्राट का एक संदेश देना चाहता हूं। सम्राट का संदेश इस प्रकार से, लॉर्ड माउंटबेटन अपना उद्बोधन प्रारंभ कर रहे हैं और उद्बोधन के प्रारंभ में वो ये कह रहे हैं कि पहले मैं ब्रिटेन के जो सम्राट का जो संदेश है वो आपके सामने रखना चाह रहा हूं। क्या संदेश है, जरा देखिएगा, सुनिए। इस ऐतिहासिक दिन जबकि भारत ब्रिटिश राष्ट्रमंडल में एक स्वतंत्र और स्वाधीन उपनिवेश के रूप में स्थान ग्रहण कर रहा है, मैं आपको सबको अपनी हार्दिक शुभकामनाएं भेजता हूं। आपके स्वाधीन महोत्सव में प्रत्येक स्वतंत्रता प्रिय राष्ट्र भाग लेना चाहेगा, क्योंकि पारस्परिक स्वीकृति के द्वारा सत्ता का जो ये हस्तांतरण हुआ है उससे एक ऐसे महान लोकतंत्रीय आदर्श की पूर्ति हुई है जिसे ब्रिटेन और भारत दोनों देशों के लोग समान रूप से कार्यान्वित करने के लिए कटिबद्ध रहे। ये बड़ी ही उत्साहवर्धक बात है। ये सब शांतिपूर्वक परिवर्तन द्वारा संपन्न हो सका। कल सर्वपल्ली राधाकृष्णन भी इसी की ओर संकेत कर रहे थे और उन्होंने बिल्कुल ये कहा कि दुनिया के और देश जो आजाद हुए उनकी कहानी और भारत की कहानी में अंतर है। अंतर में उन्होंने दो बड़ी बातें राधाकृष्णन जी ने कही थी। पहली बात कही कि जिस तरह से शांतिपूर्वक ढंग से देश को आजादी मिली, दुनिया के अन्य देशों को इस तरह से आजादी नहीं मिली है। ब्रिटेन और भारत के संबंधों के संदर्भ में सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी इशारा कर रहे थे। फिर दूसरी बात कही कि हमारे संबंध कितने बढ़िया है, कितने मधुर है कि हमने वो ब्रिटेन का जो कॉमनवेल्थ है उस कॉमनवेल्थ का भी सदस्य बनने का निर्णय किया। इसका सीधा सा मतलब है कि हमारे बीच में जो संबंध है बराबरी के हैं, सद्भावना के हैं, सौहार्दपूर्ण है। उसी की ओर माउंटबेटन भी इशारा कर रहे हैं। फिर वो क्या कह रहे हैं, भविष्य में आपको बड़ी जिम्मेदारियों का भार वहन करना है। वो ब्रिटेन के जो सम्राट का जो संदेश है वो रखा जा रहा है, किंतु जब मैं आपके द्वारा प्रकट की गई राजनीतिज्ञता तथा किए गए त्यागों का विचार करता हूं तो मुझे विश्वास हो जाता है कि भविष्य का भार आप समुचित रूप से वहन कर सकेंगे। वो इशारा कर रहे हैं कि मुझे मालूम है कि आपके सामने बहुत सारी भारी जिम्मेदारियां आने वाली है, लेकिन जिस तरह का त्याग आपने पिछले समय में किया है हमें पूरा विश्वास है कि आप इन जिम्मेदारियों का ढंग से वहन कर पाएंगे। आगे क्या कर रहे हैं, मैं प्रार्थना करता हूं कि सर्वशक्तिमान परमात्मा का आशीर्वाद आपके द्वारा प्राप्त हो और आपके नेता आने वाले कार्यों की बुद्धिमत्ता पूर्व कर सके। मेरी यह भी प्रार्थना है कि संसार के राष्ट्रों के प्रति संबंधों में आप मैत्री, सहिष्णुता और शांति की भावना से अनुप्राणित हो। अपनी जनता की समृद्धि तथा मानव जाति के कल्याण के लिए आपके प्रयत्नों में मेरी सहानुभूति सदा आपके साथ रहेगी। ये ब्रिटिश सम्राट का मैसेज जो है वो लॉर्ड माउंटबेटन संविधान सभा में 15 अगस्त 1947 को रख रहे हैं। इसके बाद में लॉर्ड माउंटबेटन खुद क्या कह रहे हैं उनको भी जरा जान लीजिएगा। वो क्या कह रहे हैं, 6 महीने से भी कम समय हुआ है। आप लोग जानते हैं लॉर्ड माउंटबेटन किस समय भारत में गवर्नर जनरल बन के रहे। क्या कह रहे हैं, 6 महीने से भी कम हुआ जब श्री एटली ने मुझसे भारत का अंतिम वायसराय होने को कहा था। उन्होंने यह भी स्पष्ट कर दिया था कि यह कोई सरल कार्य नहीं होगा,
क्योंकि सम्राट की सरकार जून 1948 तक भारतीयों को सत्ता हस्तांतरित करने का निश्चय कर चुकी थी। उस समय बहुतों ने अनुभव किया कि सम्राट की सरकार ने सत्ता हस्तांतरित करने के लिए बहुत थोड़ी अवधि रखी थी। प्रश्न ये था कि ये महान कार्य 15 महीनों के अंदर किस तरह से समाप्त होगा। लॉर्ड माउंटबेटन कह रहे हैं कि जब सम्राट की सरकार ने, लॉर्ड एटली साहब ने मुझे जब भारत का गवर्नर जनरल बनकर भेजा तो मैं अंतिम गवर्नर जनरल था, ये मुझे अच्छी तरह से मालूम है। उस समय मेरी सरकार ने जून 1948 में हिंदुस्तान को आजाद करने का निश्चय किया था। कुछ लोगों ने कहा कि ये टाइम बहुत कम है, लेकिन 15 अगस्त का वक्त इतना जल्दी आ जाएगा ये हमने सोचा भी नहीं था। जून 1948 में भारत आजाद होना था, लेकिन जिस तरह की देश में परिस्थितियां हुई थी, आप लोग जानते हैं, जिस तरह के सांप्रदायिक दंगे हुए थे, बहुत जल्दी जल्दी हिंदुस्तान को आजादी मिली और आज का दिन यानी 15 अगस्त का दिन हमारे सामने है। लॉर्ड माउंटबेटन आगे क्या कह रहे हैं जरा देखिएगा। वो कह रहे हैं भारत में आए मुझे एक सप्ताह भी नहीं हुआ था कि मैंने ये अनुभव कर लिया कि जून 1948 की अवधि बहुत थोड़ी नहीं बल्कि बहुत अधिक है। वो कह रहे हैं कि जब सम्राट की सरकार ने कहा कि जून 1948 में भारत को आजाद कर देंगे तो लोगों को लगा कि इतनी कम अवधि में कैसे आजाद करेंगे, लेकिन जैसे ही मैं भारत में आया तो मैंने एक सप्ताह के अंदर अंदर महसूस कर लिया कि यह अवधि अधिक नहीं है, ये तो बहुत कम है। जून 1948 तक देश को आजाद करना में समय बहुत कम है, ऐसा लॉर्ड माउंटबेटन अपने भाषण में कह रहे हैं। वो कह रहे हैं देखिए जो मैंने इशारा किया था सांप्रदायिक झगड़ों का, बहुत ध्यान से सुनिएगा झूम के साथियों। सांप्रदायिक मनमुटाव तथा उपद्रव इतने अधिक मात्रा में बढ़ गए थे कि इंग्लैंड से रवाना होते समय मैं उनका अंदाजा नहीं लगा सका था। मुझे ऐसा प्रतीत हुआ कि यदि संपूर्ण उपमहाद्वीप में अव्यवस्था से बचना है तो शीघ्र ही कुछ ना कुछ निर्णय लेना होगा। आप कल्पना कीजिएगा किस प्रकार के सांप्रदायिक दंगे उस समय हो रहे थे। लॉर्ड माउंटबेटन ने कहा मैंने इसकी कल्पना ही नहीं की थी जब मैं इंग्लैंड से रवाना हुआ था, लेकिन जून 1948 की लोगों को अवधि बहुत कम लग रही थी, बहुत अधिक लग रही थी, मुझे तो ये अवधि बहुत कम लग रही थी, ऐसा वो कह रहे हैं। फिर वो कह रहे हैं श्रीमान मैंने सभी दलों के नेताओं से तुरंत बातचीत प्रारंभ कर दी और इसके परिणाम स्वरूप 3 जून वाली योजना सामने आई। 3 जून वाली योजना आप जान रहे हैं, 3 जून वाली वो योजना जो भारत के विभाजन के संदर्भ में है। इसके स्वीकार किए जाने का संसार में राजनीतिज्ञता का एक उत्तम उदाहरण कहा गया। नेताओं से प्रत्येक अवस्था में प्रकट रूप से बातचीत द्वारा ही इस योजना का विकास हुआ। इसकी सफलता का मुख्य श्रेय भी इन्हीं नेताओं को है। मुझे विश्वास है कि ऐसी परिस्थिति के लिए जिसमें समस्या जटिल हो, उत्तेजना इतनी अधिक हो, प्रकट रूप से बातचीत करना ही उपयुक्त मार्ग हो सकता है। मैं यहाँ नेताओं की बुद्धिमत्ता, सहनशीलता और सद्भावना पूर्वक सहायता की प्रशंसा करना चाहता हूं, जिसके कारण पूर्व निर्धारित समय से 10.5 महीने पहले ही सत्ता हस्तांतरित की जा सकी, ऐसा लॉर्ड माउंटबेटन कह रहे हैं। वो कह रहे हैं मैं नेताओं की बुद्धिमत्ता की प्रशंसा करता हूं, नेताओं के धैर्य की प्रशंसा करता हूं, उनकी सहनशीलता की प्रशंसा करता हूं, उनकी सद्भावना की प्रशंसा करता हूं कि जिनकी वजह से बहुत जल्दी, काफी जल्दी देश को लगभग 10 महीने पहले ही आजादी मिल गई, ऐसा लॉर्ड माउंटबेटन कह रहे हैं। आगे जरा देखिएगा। जिस बैठक में 3 जून वाली योजना स्वीकृत हुई थी उसमें मैंने नेताओं के आगे विभाजन के शासन संबंधी परिणामों के विषय में एक विचार पत्र उपस्थित किया था और उस समय हमने इतिहास की एक सबसे बड़ी शासन संबंधी कार्रवाई करने के लिए एक व्यवस्था भी स्थापित कर दी थी। ये कार्रवाई 40 करोड़ निवासियों वाले इस उपमहाद्वीप के बंटवारे और 2.5 महीने से भी कम समय में 2 स्वाधीन सरकारों की सत्ता हस्तांतरित किए जाने के संदर्भ में थी। उन्होंने कहा 3 जून 1947 को मैंने जब नेताओं से बैठक की उस समय चर्चा की थी, उसमें 40 करोड़ का ये जो उपमहाद्वीप है उसके विभाजन की बात की गई और 2 स्वाधीन देश 2 से 2.5 महीने में आ जाएंगे, इसके बारे में मैंने लोगों से चर्चा की थी। वो ऐसा कह रहे हैं। फिर वो कह रहे हैं मैं भली बात ही जानता हूं कि स्वाधीनता जिस प्रसन्नता को लाई है वह आपके हृदय की इस उदासी में से कुछ फीकी पड़ गई है, क्योंकि ये स्वाधीन अखंड भारत में नहीं आ सकी। वो कह रहे हैं मुझे मालूम है कि आपकी जो स्वतंत्रता थोड़ी सी फीकी पड़ गई है। फीकी इसलिए पड़ गई है क्योंकि आप आजाद तो हो रहे हैं, लेकिन साथ साथ में भारत का विभाजन भी हो रहा है, इस वजह से थोड़ी सी जो आपकी खुशी है वो कम हो गई है, ऐसा लॉर्ड माउंटबेटन कह रहे हैं। आगे क्या कह रहे हैं, बंटवारे के शोक ने आज की घटनाओं के आह्लाद को कुछ कम कर दिया है। बंटवारे की वजह से आज जो खुशी होनी चाहिए थी वो खुशी कुछ कम हो गई है। आपके नेताओं ने कठिन निर्णय करके जिस प्रकार देशभक्तिपूर्ण राजनीतिज्ञता का परिचय दिया है, उसी प्रकार आपने अपने नेताओं का समर्थन करके उदारता और यथार्थता की भावना का परिचय दिया है। वो कह रहे हैं कि आपके नेताओं ने जिस बुद्धिमत्ता का, जिस
राजनीतिज्ञता का परिचय दिया है और इसके बाद में आप लोगों ने जिस तरह से उनको समर्थन दिया है वो अभिनंदन योग्य है। वो आगे कह रहे हैं, मेरी स्थिति को सहानुभूति पूर्वक समझकर इन राजनीतिज्ञों ने मुझे सदा के लिए अपना ऋणी बना लिया है। उन्होंने कहा कि मेरी स्थिति को समझा भारत के नेताओं ने, और उन्होंने मेरी स्थिति को जिस तरह से समझा उससे मैं आप लोगों का हमेशा के लिए ऋणी हो गया हूं, ऐसा लॉर्ड माउंटबेटन कह रहे हैं। और वो कह रहे हैं, उदाहरण के लिए उन्होंने अपनी इस मूल मांग पर जोर नहीं दिया कि ट्रिब्यूनल का अध्यक्ष मैं बनूं। इसके अलावा पंजाब और बंगाल के बंटवारे की जिम्मेदारी से भी मुझे छुटकारा दे दिया। आप लोग जानते हैं रेड क्लिफ को भारत की जो बाउंड्री वाला जो सीमा जो आयोग बना, उस आयोग का अध्यक्ष बनाया, मुझे नहीं बनाया, मुझे इससे मुक्ति दे दी, इसके लिए मैं इनका आभार व्यक्त करता हूं। शरीर रेड क्लिफ से परिचित है आप लोग? रेड क्लिफ रेखा, भारत पाकिस्तान के बीच में जो रेखा है उसको हम लोग रेड क्लिफ रेखा इसलिए तो कहते हैं। वो कह रहे हैं, उन्होंने आरंभ में ही ये स्वीकार कर लिया, उन्होंने ही सीमा कमीशन के अध्यक्ष तथा सदस्यों का चुनाव किया, उन्होंने ये निश्चय किया कि कमीशन किन किन बातों पर विचार करे और निर्णय को अमल में लाने का दायित्व भी उन्होंने वहन किया। आप ये अनुभव करेंगे कि अगर ऐसा वे नहीं करते तो मैं बड़ी असंभव स्थिति में फंस जाता, पड़ जाता, ऐसा लॉर्ड माउंटबेटन कह रहे हैं। वो कह रहे हैं कि आपके नेताओं ने बड़ा गजब का धैर्य, सहनशीलता, सद्भावना, सदिच्छा दिखाई, जिसकी वजह से मैं बहुत ऐसी स्थिति में फंस सकता था जिस उलझन से मेरे लिए निकलना बहुत कठिन था, ऐसा लॉर्ड माउंटबेटन कह रहे हैं। फिर वो आ रहे हैं देशी रियासतों पर। आप लोग जानते हैं देशी रियासतों के संदर्भ में बहुत सारी बातें हुई, क्या कह रहे हैं वो जरा देखिएगा। तो यूट्यूब वालों थोड़ा सा बताइए, जूम वालों कैसा लग रहा है आप लोगों को? संविधान सभा की हूबहू चर्चा, क्या बात है, क्या बात है। ये बहुत अच्छी बात है कि हम लोगों ने 12-12:15 बजे रात में बैठक खत्म की। इसके बावजूद भी अभी भी 250-300 लोग हमारे यूट्यूब पे जुड़े हुए हैं, 46-47 लोग हमारे जूम पे जुड़े हुए। ये वाकई में बतलाता है कि गजब के लोग हैं। इसलिए मैं अगर आप लोगों को हाथ जोड़ के वंदन करता हूं तो इसका कोई मतलब है भाई, मतलब इसलिए कि आप वाकई में संविधान वीर है, आप में एक उत्साह है, एक उमंग है, किस बात का? संविधान को समझने का। और मैं फिर बता देता हूं, बिल्कुल मेरी इस बात को आप ग्रहण कर लीजिएगा, भारत का संविधान का दर्शन यदि भारतीयों ने सही ढंग से समझ लिया, मैं बिल्कुल कह रहा हूं देश की 90% समस्याओं का समाधान हो जाएगा। आजकल जिस प्रकार की घटनाएं घटित होती है उसके पीछे बहुत 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 बड़ा कारण है कि हमने 26 जनवरी 50 को संविधान लागू तो कर दिया, लेकिन संविधान का जो भाव है वो समझ नहीं पाए। वो भाव समझ क्यों नहीं पाए? क्योंकि हमको संविधान सभा ने किस संघर्ष को देखा, किस दर्द को महसूस, किस दर्द को झेला, वो हम महसूस नहीं कर पाए। तो बिल्कुल जूम वालों, यूट्यूब वालों, रजनीश जी, रंजीत जी कह रहे हैं सर दिस इज द वेरी फैंटास्टिक, क्या बात है। चलिए आगे बढ़ते हैं। वो क्या कह रहे हैं देशी रियासतों के बारे में। अब मैं देशी रियासतों की समस्या को लेता हूं। 3 जून वाली योजना में केवल ब्रिटिश भारत में सत्ता हस्तांतरण की व्यवस्था की गई थी। क्या बात कही है, बहुत ढंग से कॉन्सेप्ट को सुनिएगा। आप लोग जानते हैं कि भारत आजादी के समय 2 प्रकार का था, एक ऐसा भारत जहां पर डायरेक्टली ब्रिटिशर्स शासन करते थे और एक ऐसा भारत जहां ब्रिटिशर्स डायरेक्टली शासन नहीं करते थे, जिसे हम लोग देशी भारत कहते हैं। लॉर्ड माउंटबेटन क्या कह रहे हैं जरा देखिएगा। वो कह रहे हैं, अब मैं देशी रियासतों की समस्या को लेता हूं। क्या ले? 3 जून वाली योजना में केवल ब्रिटिश भारत में सत्ता हस्तांतरण की व्यवस्था की गई थी। 3 जून की जो योजना थी, जिसे हम लोग जून योजना कहते हैं, उसके तहत ब्रिटिश भारत को सत्ता हस्तांतरण किया जाएगा। देशी रियासतों का क्या होगा उसके बारे में वो क्या कह रहे हैं। रियासतों के संदर्भ में तो सिर्फ एक पैराग्राफ में यह कहा गया था कि सत्ता हस्तांतरित होने पर रियासतें जिनकी संख्या 565 है, लॉर्ड माउंटबेटन क्या कह रहे हैं, जिनकी संख्या 565 है, स्वतंत्र हो जाएगी। वो कह रहे हैं कि जून प्रस्ताव में तो खाली देशी रियासतों के बारे में एक पैराग्राफ में यह लिखा हुआ था कि वो सारी 565 देशी रियासतें क्या हो जाएगी, आजाद हो जाएगी। हमने तो सत्ता ब्रिटिश जो भारत है उस सत्ता का हस्तांतरण किया था, देशी रियासतें तो बिल्कुल स्वतंत्र हो जाएगी जिनकी संख्या 565 है। आगे जरा देखिए, ये एक और महती समस्या थी और इस संबंध में सभी तरफ आशंका थी, परंतु रियासत विभाग स्थापित होने पर रियासत विभाग जिसके मुखिया कौन थे, सरदार वल्लभ भाई पटेल, क्या कह रहे हैं जरा देखिएगा,
परंतु रियासत विभाग स्थापित होने पर सम्राट के प्रतिनिधि की हैसियत से मैं इस जटिल समस्या को भी हाथ में ले सका। रियासत विभाग के प्रधान दूरदर्शी राजनीतिज्ञ सरदार वल्लभ भाई पटेल को इसका श्रेय प्राप्त है कि एक ऐसी योजना तैयार हो सकी जो मुझे भारत के स्वाधीन उपनिवेश के लिए तथा रियासतों के लिए, दोनों के लिए समान रूप से हितकर जान पड़ी। वो खुद कह रहे हैं लॉर्ड माउंटबेटन। भारत के एकीकरण का श्रेय जाता है सरदार वल्लभ भाई पटेल साहब को, और लॉर्ड माउंटबेटन भी यही कह रहे हैं कि रियासती विभाग का जो मुखिया है सरदार पटेल, उनकी दूरदर्शिता, उनकी राजनीतिज्ञता, उनकी बुद्धिमत्ता की वजह से यह काम सही ढंग से हो पा रहा है। आगे क्या कह रहे हैं जरा देखिएगा। अधिकांश रियासतों के भौगोलिक संबंध भारत के स्वाधीन उपनिवेश से है और इसलिए इस समस्या को हल करने में उसकी दिलचस्पी भी अधिक है। ये एक तरफ रियासतों के राजाओं और उनकी सरकारों की तथा दूसरी तरफ भारत सरकार की यथार्थ उत्तरदायित्व संबंध भावना की ही विजय है कि दोनों पक्षों को स्वीकार होने योग्य प्रवेश पत्र यानी इंस्ट्रूमेंट ऑफ एसेशन। आप लोग जानते हैं कि रियासतों का जब विलय भारत में हुआ था तो इंस्ट्रूमेंट ऑफ एसेशन पर हस्ताक्षर किए गए थे। इंस्ट्रूमेंट ऑफ एसेशन पर हस्ताक्षर किए गए थे साथियों, ये ध्यान रखना। लॉर्ड माउंटबेटन उसी की तरफ संकेत कर रहे हैं। वो कह रहे हैं वो भी इतना स्पष्ट और सरल है कि 3 सप्ताह से भी कम समय में प्राय सभी संबंधित रियासतों के प्रवेश पत्र तथा यथापूर्व समझौते पर हस्ताक्षर हो सके। स्टैंड स्टिल एग्रीमेंट, यथा स्थिति समझौता, आप लोग जानते हैं यथा स्थिति समझौता, इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन, ये सब भारत विलय के संदर्भ में ऐसी शब्दावली है जिनसे आपको परिचित होना चाहिए। इस प्रकार 30 करोड़ मनुष्य को इस महाद्वीप के अधिकांश भाग की और एक अखंड राजनीतिक व्यवस्था स्थापित हो सकी, ऐसा लॉर्ड माउंटबेटन अपने उद्बोधन में कह रहे हैं। फिर देखिएगा, आप लोग जानते हैं 15 अगस्त 1947 को भारत आजाद हो गया, लेकिन ऐसी बहुत सारी रियासतें थी जो हमको आंखें दिखा रही थी। उसमें कश्मीर भी था, उसमें हैदराबाद भी था, उसमें जूनागढ़ भी था। क्या याद है भगवान जी, बगाराम जी, याद है कि नहीं है? महावीर प्रजापति जी ईडवा वाले, याद है जूनागढ़ हैदराबाद की समस्या, कश्मीर की समस्या 15 अगस्त 1947 को है। हम लोग बिल्कुल, एक बहन जो दुर्गा जी है वो हाँ भर रही है कि बिल्कुल याद है। तो देखिए जरा क्या है आगे, वो क्या बोल रहे हैं। प्रमुख महत्व की रियासतों में हैदराबाद ही एक ऐसी रियासत है जो अभी तक शामिल नहीं हुई है। प्रमुख देशी रियासतों में से एक हैदराबाद ही एक ऐसी रियासत है जो अभी तक शामिल नहीं हुई है। जनसंख्या, क्षेत्रफल और साधनों की दृष्टि से हैदराबाद की स्थिति अनूठी है। आप लोग जानते हैं हैदराबाद भारत के भीतर आ रहा था, लेकिन सपने कुछ उसके और थे। लॉर्ड माउंटबेटन कुछ अलग बात कह रहे हैं। वो क्या कह रहे हैं? जनसंख्या की दृष्टि से, क्षेत्रफल की दृष्टि से और साधनों की दृष्टि से हैदराबाद की स्थिति अनूठी है। उसकी अपनी विशिष्ट समस्याएं भी है। पाकिस्तान में शामिल होने की तो हैदराबाद के निजाम की मंशा नहीं है, लेकिन वे अभी तक भारत में शामिल नहीं हो सके। लॉर्ड माउंटबेटन हैदराबाद के निजाम को एक तरह से क्लीन चिट देते हुए दिखाई दे रहे हैं। वो कह रहे हैं कि पाकिस्तान में शामिल होने की तो हैदराबाद के निजाम की मंशा नहीं है, लेकिन वो अभी तक भारत में भी शामिल नहीं हो सके। ये लॉर्ड माउंटबेटन हैदराबाद के बारे में उल्लेख करते हुए अपने भाषण में कह रहे हैं। ये सब बातें मालूम होनी चाहिए भाई, हम एक तरफा सोच नहीं रख सकते। संविधान सभा की बहस पढ़ रहे हैं, हूबहू पढ़ रहे हैं, जीवन चर्चा कर रहे हैं, तो हमें सारी परिस्थितियां मालूम होनी चाहिए। फिर क्या है? निजाम ने मुझे विश्वास दिलाया है कि विदेशी मामले, रक्षा और यातायात के 3 आवश्यक विषयों में वे उस डोमिनियन से सहयोग करेंगे जिसके प्रदेश से उनकी रियासत घिरी हुई है। वो कह रहे हैं कि हैदराबाद के निजाम ने मुझे आश्वासन दिया है किस बात का, कि विदेशी संबंध जो है, रक्षा संबंध जो मामले हैं और परिवहन से संबंधित जो मामले हैं वो हिंदुस्तान के साथ रखेंगे। लेकिन अभी तक वो रियासत शामिल तो नहीं हुई थी, ये बात आप जानते हैं। सरकार की स्वीकृति के साथ निजाम के साथ बातचीत जारी रखी जाएगी और मुझे आशा है कि हम संतोषप्रद समाधान ढूंढ निकालेंगे, ऐसा लॉर्ड माउंटबेटन कह रहे हैं। आज मैं आपका वैधानिक गवर्नर जनरल हूं। वो कह रहे हैं कि आज मैं आपका लीगल गवर्नर जनरल हूं और आपसे अनुरोध करूंगा कि आप मुझे आज से अपने ही जैसा एक व्यक्ति समझे। क्या बात है, लॉर्ड माउंटबेटन कह रहे हैं लीगली मैं आज से आपका गवर्नर जनरल हूं, लीगली मैं आपका गवर्नर जनरल हूं। क्योंकि ये भारत की जनता ने उसे पसंद किया, इसलिए उन्होंने कहा कि लीगली मैं आज आपका गवर्नर जनरल हूं। और वो क्या कह रहे हैं? मुझे आज से अपने ही जैसा एक व्यक्ति समझेंगे जो भारत के हितों के लिए अग्रसर करने के लिए सच्चे हृदय से प्रयत्नशील रहेगा। मैं आपके जैसा व्यक्ति हूं, आप मुझे अपना जैसा समझेंगे और मैं बिल्कुल लगन के साथ आपकी समस्याओं के समाधान करने के लिए लगा रहूंगा, ऐसा वो कह रहे हैं।
मैं ये देखकर अपने को सम्मानित अनुभव करता हूं कि आपके नेताओं ने मुझे आपका गवर्नर जनरल बने रहने के लिए आमंत्रित किया और आपने इसे स्वीकार कर लिया। वो संविधान सभा से मुखातिब होकर कह रहे हैं कि आपके जो लीडर्स हैं उन्होंने मुझे गवर्नर जनरल बनाने के लिए कहा, मुझे आमंत्रित किया और मुझे बहुत खुशी है कि संविधान सभा के सदस्य के रूप में आपने इस प्रस्ताव को स्वीकार कर लिया, इसके लिए मुझे खुशी है, ऐसा वो कह रहे हैं। फिर वो कह रहे हैं इसे स्वीकार करने में मैं केवल इसी विचार से प्रेरित हुआ कि आगे जो कठिन समय आने वाला है उसमें शायद आपकी कुछ मैं सहायता कर सकूं। वो कह रहे हैं मेरे लिए गवर्नर जनरल का पद स्वीकार करने के पीछे एक ही कारण था, क्योंकि आपके लिए बहुत कठिन समय आने वाला है और उस कठिन समय में मैं आपकी कुछ सहायता कर सकूं, यही सोचकर मैंने गवर्नर जनरल बनने का निश्चय किया है, ऐसा लॉर्ड माउंटबेटन ने कहा। कितनी मतलब गजब की बातें आपके सामने रखी जा रही है, जो बातें आपने कभी भी पहले नहीं पढ़ी होगी। हूबहू चर्चा का यह फायदा है। वो आगे कह रहे हैं मुझे यह घोषणा करते हुए प्रसन्नता होती है कि मेरी सरकार ने इस ऐतिहासिक अवसर पर कैदियों को उदारतापूर्वक क्षमा प्रदान करने का निश्चय किया है। सार्वजनिक नैतिकता और सुरक्षा को सर्वोपरि ध्यान में रखकर कैदियों की कितनी ही श्रेणियां तैयार की गई है। और देखिए उस समय जो देश में जो कैदी थे उनकी अलग अलग कैटेगरी बनाई गई और देश की आज़ादी के समय बहुत सारे कैदियों को रिहा किया गया। उन्होंने कहा कि कैदियों की बहुत सारी श्रेणियां हैं और आप देखिएगा, कल मैं न्यूज़पेपर पढ़ रहा था तो कल के समाचार पत्र में राजस्थान के संदर्भ में न्यूज़ थी। हमारे राजस्थान पुलिस के एक भाई हमसे जुड़े हुए हैं, वो बता भी देंगे, उस बात को सही भी करेंगे कि कल राजस्थान सरकार ने भी घोषणा की कि बहुत सारे कैदियों को छोड़ा जाएगा, रिहा किया जाएगा। हर 15 अगस्त को ऐसा होता है। 15 अगस्त 1947 को भी ऐसा हुआ था। ब्रिटिश सरकार ने बहुत सारे कैदियों को उस समय रिहा करने का निर्णय लिया और 15 अगस्त 1947 को जब वो दिन आया तो उनकी कई सारी कैटेगरी बनाई गई और लोगों को रिहा किया भी गया। अच्छा, यूपी पुलिस से है, मेरे भाई कह रहे हैं कि मैं राजस्थान पुलिस से नहीं हूं, यूपी पुलिस से हूं। तो यूपी वालों को भी मेरा सैल्यूट है भाई। देश का संविधान है और उस संविधान में जो आप आस्था रख रहे हैं, जिस तरह की समझ विकसित करने की आप कोशिश कर रहे हैं, आपके इन प्रयासों के लिए आपका वंदन है, वंदन है। आगे बढ़ते हैं। वो क्या कह रहे हैं, आपके आगे कार्य महान है। युद्ध 2 वर्ष पूर्व समाप्त हो चुका है। सच तो यह है कि 2 वर्ष पूर्व इसी दिन जब मैं भारत के महान मित्र श्री एटली के मंत्रिमंडल वाले कमरे में था तो मुझे जापान के आत्मसमर्पण का समाचार मिला था। यह कृतज्ञता व खुशी का क्षण था, क्योंकि 6 वर्ष तक विनाश और रक्तपात होता रहा था, परंतु भारत में हमने कहीं अधिक बड़ी सफलता प्राप्त की, जिसे युद्ध के बिना शांति संधि कहा जा सकता है। वो कह रहे किसी भी प्रकार का कोई युद्ध नहीं हुआ भारत के साथ और बिल्कुल भारत को आज आजादी प्राप्त हो रही है, ऐसा लॉर्ड माउंटबेटन कह रहे हैं अपने भाषण में। वो कह रहे हैं आगे, राजनीतिक समस्या में व्यस्त रहने के कारण आर्थिक सुधार के काम में बाधा पड़ी है। अब राष्ट्र के सुख और समृद्धि की व्यवस्था करना, खाद्य, कपड़ा तथा अन्य आवश्यक वस्तुओं के अभाव की पूर्ति का प्रबंधन करना एक बहुत बड़ी चुनौती रहेगी। देश की आजादी जब मिल रही थी उस समय हमारे यहाँ पर खाद्यान्न का संकट था, सांप्रदायिक सौहार्द की तो प्रॉब्लम थी। सांप्रदायिक झगड़े तो खैर हो ही रहे थे, साथ ही साथ खाद्यान्न का संकट था, गरीबी थी, बेरोजगारी थी। तो मेरी एक बहन अपने बच्चे के साथ भी इस वीडियो को देख रही है। क्या बात है, छोटा सा बच्चा 3 साल का होगा, लगभग 2-2.5 साल का होगा, और वो भी हमारे इस वीडियो को देख रहे हैं। ये बहुत अच्छी बात है। हेलो बेटा, कैसे हो, कैसे हो आप? हाय कर रहा है मुझे। चलिए आगे बढ़ते हैं। अरे वाह, क्या बात है, इनकी आवाज को भी सुना दिया है। ठीक है, बढ़िया है। चलिए चलिए, बहुत अच्छी बात है। देश का भविष्य जो है उनको मालूम तो पड़ना चाहिए ना कि 15 अगस्त 1947 को क्या हुआ। चलिए, एक तो 8:08 हो रहे हैं, इनको आप फीडबैक का जो लिंक है वो शेयर कर दीजिए, क्योंकि 15 से 20 मिनट की ही कार्रवाई अब और बची है। तो इनको आप लिंक शेयर कीजिएगा, जो हमारे जूम के जो साथी है उनको लिंक शेयर कर दीजिएगा। और जूम वाले कोई प्रश्न यहाँ पर शेयर नहीं करेगा, ध्यान रखना है, प्रश्न यहाँ पर शेयर नहीं करना है। आगे बढ़ते हैं। वो आगे कह रहे हैं, इस ऐतिहासिक घड़ी में हमें यह नहीं भूल जाना चाहिए कि भारत महात्मा गांधी का अहिंसा द्वारा उनकी स्वतंत्रता लाने वाले महान सूत्रधार का कितना बड़ा ऋणी है। क्या कह रहे हैं लॉर्ड माउंटबेटन, जरा सुनिएगा, वापस सुना रहा हूं। इस ऐतिहासिक घड़ी में हमें यह नहीं भूल जाना चाहिए कि भारत महात्मा गांधी का अहिंसा द्वारा उसकी स्वतंत्रता लाने वाले महान सूत्रधार का कितना बड़ा ऋणी है। आज उनकी अनुपस्थिति हमें खल रही है और हम उन्हें बताना चाहते हैं कि उनका ध्यान
कितना अधिक है, हमें उनका कितना ध्यान है, वो बतलाना चाह रहे हैं। लॉर्ड माउंटबेटन अपने संबोधन में गांधी जी को याद कर रहे हैं, क्योंकि उस समय गांधी जी संविधान सभा के तो मेंबर थे ही नहीं, और उस समय गांधी जी दिल्ली में भी नहीं थे। आप लोग जानते हैं गांधी जी देश के जो बंगाल वाला जो भाग है, उस भाग में जिस तरह के सांप्रदायिक दंगे हो रहे थे, उसको रोकने के लिए गांधी जी वहां थे। संविधान सभा से कोसों दूर थे गांधी जी, लेकिन गांधी जी भौगोलिक दूरियां भले रख रहे थे, लेकिन आत्मिक किसी भी प्रकार की कोई दूरी नहीं थी। हर दूसरे दिन गांधी जी को संविधान सभा में याद किया जाएगा। ध्यान से सुनिएगा, 9 दिसंबर 1946 की पहली बैठक से लगाकर 24 जनवरी 1950 की अंतिम बैठक तक गांधी जी को हर दूसरे दिन संविधान सभा के सदस्य याद करेंगे। जब गांधी जी जीवित थे तब भी याद कर रहे थे, और जब गांधी जी की मृत्यु हो गई, गांधी जी का जब निधन हो गया, तब भी, उसके बाद में भी गांधी जी संविधान सभा के सदस्यों के जहन में थे। आगे जरा देखिएगा, श्रीमान अध्यक्ष महोदय, मैं आप तथा पिछली जो अंतरकालीन जो गवर्नमेंट है कि अन्य सदस्यों को सूचित करना चाहता हूं कि आपकी तरफ से मुझे जो सहयोग और समर्थन मिलता रहा है उसकी मैं बहुत कद्र करता हूं, ऐसा वो कह रहे हैं। इसके बाद में जैसे ही उनका भाषण खत्म हुआ, उसके बाद में जबरदस्त तालियां बजी। ये साफ साफ लिखा हुआ है, अरसे तक मतलब लंबे समय तक तुमुल हर्ष ध्वनि, बहुत खुशी व्यक्त की गई लंबे समय तक, जैसे ही लॉर्ड माउंटबेटन का उद्बोधन खत्म हुआ। अब आ रहे हैं अध्यक्ष महोदय खुद, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी। क्या कह रहे हैं राजेंद्र प्रसाद जी? योर एक्सीलेंसी और मेम्बरान, मैं आपसे दरख्वास्त करना चाहता हूं कि बादशाह सलामत के पास आप इस असेंबली की तरफ से शुक्रिया का संदेश भेज दें, उस संदेश के लिए जो उन्होंने अपनी मेहरबानी करके हमारे पास भेजा है। जिस काम में आज हम लगने जा रहे हैं उसमें उनकी हमदर्दी और मेहरबानी हमारे साथ रहेगी, ये जानकर हम इस काम को ठीक तरह से अंजाम दे सकेंगे। वो योर एक्सीलेंसी यानी लॉर्ड माउंटबेटन को कह रहे हैं कि योर एक्सीलेंसी, आप हमारी तरफ से शुक्रिया, आप हमारी तरफ से आभार का जो संदेश है वो आप भेज दीजिएगा ब्रिटेन के सम्राट को, जिन्होंने इतनी शुभकामना संदेश आपके माध्यम से हमें भेजा है। ऐसा डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी कह रहे हैं। फिर वो क्या कह रहे हैं जरा सुनिएगा, अध्यक्ष महोदय का खुद का उद्बोधन देखिए। मुझे सभा को यह सूचना देनी है कि फ्रांस के वैदेशिक मंत्री एम गिरार्ड से भी शुभकामना का एक संदेश मिला है, जो उन्होंने फ्रांस की सरकार की ओर से और खुद अपनी ओर से भेजा है। फिर वो कह रहे हैं, योर एक्सीलेंसी, आपसे अनुरोध है कि आप श्रीमान सम्राट को इस सभा की ओर से इसका निष्ठापूर्वक अभिनंदन का संवाद और उनके शुभ संवाद के लिए जो उन्होंने महती कृपा प्रकट की है उसका हार्दिक धन्यवाद आप भेज दें। इसके बाद में अमेरिका के प्रेसिडेंट का संदेश और जो बाकी वाले जो संदेश थे वो संविधान सभा में पढ़े नहीं गए, लेकिन कार्यवाही में शामिल कर दिया गया। देखिए, मैं आपको हूबहू बता रहा हूं क्या कह रहे हैं। यह संदेश तथा अमेरिका के प्रेसिडेंट का संदेश संविधान सभा में पढ़े नहीं गए, लेकिन कार्यवाही में शामिल कर दिए गए। कौन सा संदेश? जो ब्रिटेन के सम्राट को सभा की ओर से भेजना है वो पढ़ा नहीं गया, लेकिन कार्यवाही में क्या कर दिया? शामिल कर दिया गया। ये बात आपके सामने मैंने रखी। अब वो देखिए, ये संदेश जो है वो पढ़ा नहीं गया, लेकिन जरूर कार्यवाही में शामिल कर दिया गया। अमेरिकन दूतावास से जो संदेश आया, फिर अमेरिका के राष्ट्रपति ने जो संदेश भेजा वो आपके सामने, हालांकि वो भी पढ़ा नहीं गया, और नेहरू जी के नाम से और देश की जनता के नाम जो संदेश रखा गया वो है। इसके बाद में अध्यक्ष महोदय क्या कह रहे हैं जरा देखिएगा। वो कह रहे हैं, इस शुभ घड़ी में जब हम स्वतंत्रता के अधिकारों को, आजादी के अख्तियारों को, अख्तियार यानी हक को अपने हाथों में लेने जा रहे हैं, हमारा पहला कर्तव्य है कि हम उनके प्रति श्रद्धांजलि अर्पित करें जिन्होंने इस देश के लाने के लिए अपनी जिंदगी लगा दी और तरह तरह के कष्ट सहे और मुसीबतें झेली। इस ऐतिहासिक अवसर पर क्या कह रहे हैं? इस ऐतिहासिक अवसर पर हम अपने राष्ट्र के महान निर्माता महात्मा गांधी को भी अपनी भक्ति अर्पित करते हैं, जिन्होंने इस कठिन दिनों में हमारी रहनुमाई की और हमें अनुप्राणित किया, और आज अपनी वृद्धा अवस्था में भी जो काम अधूरा रह गया उसे करने में अपनी अद्भुत शक्ति लगा रहे हैं। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद 15 अगस्त को संविधान सभा में अपने उद्बोधन के दौरान ऐसा कह रहे हैं। फिर वो क्या कह रहे हैं? हमने आज जो स्वतंत्रता पाई है वह हमारे तप, त्याग और कुर्बानी का फल है। साथ ही हमको ये भी मानना चाहिए कि उसको लाने में संसार और दूसरे राष्ट्रों की स्थिति भी सहायक और मददगार रही है। हमें यह भी मानना चाहिए कि ब्रिटिश जाति ने भी अपने इतिहास और संस्कृति के अनुसार अपने तमुद्दन और तवारीख के मुताबिक अपने उन उदार चेता और दूरदर्शी नेताओं और राजनीतिज्ञों
अपने दूर अंदेश और फयाज ख्याल रखने वाले लीडर के सपनों और वचनों को पूरा किया, जिन्होंने इस देश की भविष्यवाणी की थी और समय समय पर इसे लाने की प्रतिज्ञा की थी। आज हमें इस बात की खुशी है कि उस जाति के प्रतिनिधि स्वरूप नुमाइंदे की तरह हमारे बीच में लॉर्ड माउंटबेटन ऑफ बर्मा और उनकी धर्मपत्नी मौजूद है, जिन्होंने अंतिम दिनों में इतनी मेहनत और उत्साह के साथ काम किया। आज से हिंदुस्तान पर ब्रिटिश प्रभुत्व खत्म होता है। सुन लीजिए क्या कह रहे हैं। आज से हिंदुस्तान पर ब्रिटिश प्रभुत्व खत्म होता है और हमारा ब्रिटेन के साथ ऐसा संबंध कायम होता है जो बराबरी का है और जिसमें दोनों देशों की भलाई है और दोनों को लाभ हो सकता है। आज से ब्रिटिश हुकूमत का जो शासन भारत में है वो समाप्त होता है और आज से हम दोनों बराबरी पर आ गए हैं और इन बराबरी से दोनों को लाभ होगा। 15 अगस्त 1947 को डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद संविधान सभा में इस प्रकार की घोषणा कर रहे हैं। क्या कह रहे हैं? हम जानते हैं देश में स्वतंत्रता प्राप्ति से जो उल्लास, जो खुशी और जो उत्साह होना चाहिए वह इसका बंटवारा हो जाने के कारण किरकिरा हो गया है, ऐसा डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी कह रहे हैं। हमारा काम है कि जो हमारे साथ रह गया उसको हम ऐसा सुंदर, सुव्यवस्थित, सुसंगठित और समुन्नत करें कि बिछड़े हुए प्रदेशों को फिर हमसे मिल जाना बहुत अधिक लाभप्रद मालूम हो। वो कह रहे हैं कि जो हमारे इस देश में रह गए हम उन्हें ऐसे सुसंगठित करें, सुउन्नत करें कि जो लोग चले गए उन्हें भी लगे कि यार वापस एक हो जाए तो ठीक है। आज 75 साल में हिंदुस्तान की जो प्रगति है, लोकतंत्र में जो आस्था बढ़ी है, वो बतलाती है कि पड़ोसी देश की स्थिति क्या है। पड़ोसी देश के लोगों के मन में कहीं ना कहीं आज के दिन ये जरूर ख्याल आता होगा कि यार हिंदुस्तान कहां से कहां चला गया और हम कहां रह गए। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी ने उसी दिन इशारा कर लिया था कि हम उनको ऐसा महसूस करवाएं। फिर वो क्या कह रहे हैं? हम आशा करते हैं हम अपने व्यवहार से, हम अपनी कार्य दक्षता से और उनको फिर अपनी ओर वापस ला सकेंगे। क्या कह रहे हैं जरा देखिएगा। हम ये आशा करते हैं कि हम अपने व्यवहार से, अपनी कार्य दक्षता से उनको फिर अपनी ओर वापस ला सकेंगे। ये जोर जबरदस्ती से नहीं हो सकता। जोर जबरदस्ती का कहीं भी अच्छा अंत नहीं होता है। वह एक चक्र है जिसका आदि अंत कहीं नहीं है। हम एक उद्देश्य अपने सद्व्यवहार से पूरा कर सकते हैं। ऐसे लोग जो इस बंटवारे को पसंद नहीं करते पर जिनके घर बार उस पार रह गए हैं, उनसे अनुरोध है कि वे वहीं डटे रहे और जिस हिम्मत और उत्साह से उन्होंने स्वराज प्राप्ति में काम किया है उसी से अब भी काम लेते रहे। वो उन लोगों के बारे में कह रहे हैं जो पाकिस्तान में रह गए। फिर वो आगे कह रहे हैं इस दिन हमें खुशियां मनानी है मगर उससे भी अधिक अपनी जिम्मेदारियों को समझना है। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी का ये बड़ा भाषण, बड़ा गजब का भाषण है। अच्छा, इनको फीडबैक लिंक दिया क्या? फीडबैक लिंक मिला क्या आपको? संगीता जी, बहन संगीता जी को पिछली बार भी शिकायत थी कि मेरे सर्टिफिकेट में बहुत सारी दिक्कत है। ठीक है भाई, फीडबैक लिंक दीजिए भाई। देवो हाँ बिल्कुल, नो हाँ बिल्कुल, इनको फीडबैक लिंक दीजिए। सबके मैसेज आ रहे हैं। यूट्यूब वालों को फीडबैक लिंक थोड़ी मिलेगा। यूट्यूब वालों को तो आज मिलेगा लड्डू, देश की आज़ादी का लड्डू। स्कूल में जाकर अपनी पुरानी यादों को ताज़ा करिएगा और बूंदी के लड्डू खाइएगा। आज देश की आज़ादी का दिन है। एक बहन कह रही है मुझे सर्टिफिकेट भी नहीं मिला। सर्टिफिकेट नहीं मिला? तो आप मेरे इंस्टा पर या कहीं पर भी पोस्ट कीजिएगा ताकि हमको आइडिया हो सके किस किस को नहीं मिला। पर सर्टिफिकेट तो उनको मिलेगा ना जो मिनिमम फीडबैक को पढ़ेंगे ना। ये भूल रहे हैं आप। हमने दिन तय किए थे कि कम से कम 10 दिन तक जो जुड़ेगा, लगातार जुड़ेगा, जिनका फीडबैक आएगा उनको दिया जाएगा। जूम पर लाइक भी भेज दो, ऐसा मेरा एक मनु भाई कह रहे हैं। बिल्कुल, आपके जूम वाले तो साथी बड़े जबरदस्त लोग है ही है। आप तो यूट्यूब वाले जो हैं शेयर करके जो बातों को आगे बढ़ाते हैं वो बिल्कुल अभिनंदन योग्य है। फीडबैक लिंक शेयर करो भाई। टेक्निकल टीम कहाँ हो तुम? देश की आज़ादी का जश्न मनाया जा रहा है और हमारी तकनीकी टीम भी कहीं शायद ऊपर इस बिल्डिंग के ऊपर झंडारोहण करने के लिए गई हुई है। तो बिल्कुल आप नीचे आ जाइए। ओके, आज फीडबैक लिंक तैयार नहीं हो पा रहा है। क्यों नहीं हो पा रहा है? कोई बात नहीं। आज 15 अगस्त को, अरे देश जब आजाद हुआ उस समय, सुनिए 15 अगस्त को देश जब आजाद हुआ उस समय बहुत सारे कैदियों को रिहा किया गया। हमारी राजस्थान सरकार ने पिछले 2-3 दिन से बहुत सारे लोगों को रिहा किया है। तो आज आपको क्या रजिस्ट्रेशन है? आज आपको क्या फीडबैक से रिहा कर दिया जाए? हरगिज नहीं किया जाए। टेक्निकल टीम कह रही है सर 5 मिनट का वक्त दे दीजिए, हम लिंक तैयार कर लेंगे।
क्या बात है। तो लिंक तो आपको मिलेगा फीडबैक का और वो आपको भरना है। तब तक चर्चा कर ही रहे हैं, अभी तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी का जो भाषण है वो भी पूरा नहीं हुआ। क्या कह रहे हैं वो, जरा देखिएगा। इस दिन हमें खुशियां मनानी है, मगर उससे भी अधिक अपनी जिम्मेदारियों को समझना है। हम गुज़िश्ता को भूलें और आइंदा की ओर अपनी आंखें फेरें और ऐसा हिंदुस्तान बनाएं जिसका हम अपना सपना देखते रहें। ऐसा हिंदुस्तान बनाएं जिसका हम सपना देखते रहें। हमारा किसी भी विदेशी के साथ कोई झगड़ा नहीं है और हम उम्मीद रखते हैं कि कोई दूसरा देश हमारे साथ झगड़ा मोल नहीं लेगा। क्या बात कही है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी ने, इशारा साफ कर दिया कि हमारा किसी भी अन्य देश के साथ झगड़ा नहीं है, लेकिन हम ये भी उम्मीद करते हैं कोई हमसे भी झगड़ा नहीं करेगा। और वो कह रहे हैं कोई हमसे झगड़ा मोल नहीं लेगा, ऐसा कह रहे हैं। हमारा इतिहास बताता है और हमारी संस्कृति सिखाती है कि हम शांति प्रिय हैं और शांति प्रिय रहे हैं। हमारा साम्राज्य, हमारी फतह दूसरे प्रकार की रही है। हमने दूसरों को जंजीरों से, चाहे वह लोहे की हो चाहे सोने की हो, कभी भी बांधने की कोशिश नहीं की। वाह, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी क्या शब्द का प्रयोग किया। उन्होंने कहा कि जंजीर चाहे लोहे की हो चाहे सोने की हो, हमने दुनिया के किसी भी देश को कभी भी बांधा नहीं है। यह हिंदुस्तान का इतिहास बतलाता है कि हमने आज तक किसी भी देश को अपना उपनिवेश नहीं बताया। यह हमारी परंपराएं हैं, यह हमारी संस्कृति है। ऐसा डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी अपने उद्बोधन में कह रहे हैं कि जंजीर चाहे सोने की हो, पर हमने कभी भी किसी को बांधा नहीं है। ऐसा इस बात को महसूस कीजिए, क्या भारत की संस्कृति रही है। फिर वो क्या कह रहे हैं, हमने दूसरों को अपने साथ लोहे की जंजीरों से भी ज्यादा मजबूत मगर सुंदर और सुखद रेशम के धागे से बांध रखा है। वाह, क्या कहा, हमने लोहे की जंजीर या सोने की जंजीर, चाहे किसी की भी जंजीरों को कभी बांधा नहीं है, हमने उनको बांधा है रेशम के धागों से। क्या बात कही है। हमारे जो संबंध है, हमारे जो बॉन्डेज है, जो भी हिंदुस्तान में आया वो हिंदुस्तान का होकर रह गया। घर आया मां जाया की संस्कृति की ओर डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी इशारा कर रहे हैं। फिर वो कह रहे हैं वो बंधन धर्म का है, संस्कृति का है और ज्ञान का है। हमने जो बंधन बनाया ना, वो संस्कृति का, ज्ञान का संबंध बनाया है। वो ऐसा कह रहे हैं, हम अभी भी उसी रास्ते पर चलते रहेंगे और हमारी एक ही इच्छा और अभिलाषा रहेगी। यह अभिलाषा ये होगी कि हम संसार में सुख और शांति कायम रखने में मदद पहुंचा सके और संसार के हाथों में सत्य और अहिंसा का वह अचूक हथियार दे जिसने हमें आजादी तक पहुंचाया। हमारी जिंदगी और संस्कृति में कुछ ऐसा है जिसे हमें समय के थपेड़ों के बावजूद जिंदा रहने की शक्ति दी है। अगर हम अपने आदर्शों को सामने रखेंगे तो हम संसार की एक बड़ी सेवा कर पाएंगे। उन्होंने कहा कि जिंदगी में हमने बहुत सारे थपेड़े सहे हैं, इसके बावजूद भी हमारी संस्कृति बनी हुई है, बची हुई है। आप भूल गए, रोम मिस्र सब मिट गए इस जहां से, मिटती नहीं हस्ती हमारी। कुछ बात जरूर है कि हमारी हस्ती मिटती नहीं है। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी अपने उद्बोधन में इसी की ओर संकेत कर रहे हैं। क्या गजब के लोग थे, ये कैसे समझेंगे, ये हमको ऐसे समझना है। आगे चलते हैं। आज से हम कानूनी तरीके से अपने भाग्य के विधाता बने हैं और इस देश को शांति, सुख और समुन्नत बनाने का सारा भार हमारे ऊपर आ गया है। जो स्वराज हमने हासिल किया है वह खोखला रह जाएगा अगर हमने देश में रहने वाले सभी वर्ग, सभी जाति और धर्म वाले लोगों में यह विश्वास पैदा नहीं किया कि वे यहां पर सुरक्षित है। देश की आजादी खोखली रह जाएगी अगर हमने सभी जातियों, सभी धर्मों, सभी संस्कृतियों के लोगों को यह एहसास नहीं करवाया कि वे यहां सुरक्षित है। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी 15 अगस्त 1947 को संविधान सभा में इस प्रकार के शब्द आपके सामने रख रहे हैं। वे क्या कह रहे हैं, उनकी उन्नति और तरक्की के रास्ते में कोई बाधा नहीं डाल सकता। उनको धर्म और धर्माचार की पूरी आजादी है। उनकी भाषा और संस्कृति, जबान, कल्चर पर कोई आघात नहीं पहुंच सकता। आदिम जातियों और दूसरे पिछड़े हुए लोगों की उन्नति के लिए उस समय तक विशेष आयोजन और प्रयत्न होता रहेगा, खास मदद होती रहेगी जब तक वे सबों की बराबरी पर ना आ जाए। सुन लीजिएगा, कई बार आरक्षण को लेकर बहुत सारी बात की जाती है। मैं आज के दिन इस विषय पर चर्चा नहीं करना चाहता, लेकिन डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी क्या कह रहे हैं हूबहू जरा देखिएगा। वो देखिए क्या कह रहे हैं। वो कह रहे हैं आदिम जातियों यानी आदिवासियों, आदिम जातियों और दूसरे पिछड़े हुए लोगों की उन्नति के लिए उस समय तक विशेष आयोजन और विशेष प्रयत्न होते रहेगा, खास मदद होती रहेगी जब तक वह सबों की बराबरी में
न आ जाए। अछूतपन यानी छुआछूत को सपने के संकट की तरफ हम भूल जाए। मजदूर और किसान और हर दूसरे प्रकार के श्रमजीवी मेहनत करने वाले किसी प्रकार से शोषित न होने पाएंगे। सभी लोगों को अपने विचारों को प्रकट और प्रचारित करने, अपने ख्यालों की इशायत का मौका और अधिकार है। जब इस देश में खाने के लिए पूरा अन्न होने लगेगा और फिर दूध की नदियां बहने लगेगी, जब हमारे जवान लोग खेत कारखानों में हंसते हंसते काम किया करेंगे, जब हम हर झोंपड़े और पल्ली में घरेलू धंधों के साथ हमारी युवतियां अपने मीठे स्वर अलापती रहेगी। क्या सुंदर उद्बोधन है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी का। कई बार दोस्त लोग मुझे मैसेज करते हैं, फोन करते हैं, सोशल मीडिया पर पूछते हैं कि सर कल 15 अगस्त को भाषण देना है, हमको क्या भाषण में बोलना चाहिए। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी का ये उद्बोधन देख लीजिएगा। इस उद्बोधन के बाद में कुछ बचता है क्या? किस तरह से उन्होंने भारत की संस्कृति, किस तरह से भारत का इतिहास, किस तरह से आजादी का संघर्ष और किस तरह से भावी भारत का निर्माण होगा, उसकी दशा और दिशा दोनों बता दी है। किस तरह की रूपरेखा भारत के लिए होनी चाहिए, उसके बारे में स्पष्ट संकेत डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी के इस उद्बोधन में देखने को मिलता है। इस उद्बोधन के बाद में कुछ और बचता है क्या? यह उद्बोधन हम सबके लिए आदर्श है और हर 15 अगस्त को उस उद्बोधन को देश की जनता के सामने रखा जाना चाहिए, ताकि मालूम पड़े कि 1947 से जब हमने यात्रा प्रारंभ की और 2022 में जब हम आजादी का अमृत महोत्सव बना रहे हैं, 75 वर्ष पूरे हो गए, 76वां स्वतंत्रता दिवस मना रहे हैं, कितने सपने हमारे पूरे हो पाए। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी का यह उद्बोधन बड़ा शानदार उद्बोधन है और फीडबैक लिंक अब आ गया है, तो देख लीजिएगा फीडबैक लिंक और इसके बाद में जरूर आप इसको भर लीजिएगा। आगे वो क्या कह रहे हैं? वो कह रहे हैं काम बहुत बड़ा है, बहुत मुश्किल है और सब लोगों की सहायता और सहयोग के बिना यह पूरा नहीं हो सकता। सबका साथ, सबका विकास, ये जो बात है उसकी ओर संकेत कर रहे हैं डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी। देश के सभी लोगों से अनुरोध है कि वह इसमें पूरी सहायता करें। हम जानते हैं आज देश के अंदर कई विचार धाराएं चल रही है, कितने ही दल हैं जो संगठित रूप से अपने विचारों का प्रचार प्रसार कर रहे हैं। देश द्वारा उनको मंजूर कराकर उन्हीं के ढांचे में संविधान और हमारे सामाजिक जीवन का ढालना चाहते हैं, जहां एक और इन सबको अपने विचारों के प्रचार का पूरा अधिकार होना चाहिए, दूसरी ओर देश को यह अधिकार है कि उनसे वह देश के प्रति सच्चे वफादारी का दावा करवाएं। सब लोगों को अपने अपने विचारधाराओं को प्रचार और प्रसार करने का अधिकार है, लेकिन देश को भी इस बात का अधिकार है कि वो देश के प्रति वफादारी रखे। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी का यह उद्बोधन है, बड़ा ऐतिहासिक उद्बोधन है। कल नेहरू जी का उद्बोधन नियति से सामना और आज डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी का यह उद्बोधन आप देख लीजिएगा। देश का भविष्य क्या होगा उसके बारे में आपकी जो विचार है वो देख सकते हैं। फिर वो आगे कह रहे हैं, क्या कह रहे हैं जरा देखिए। जनता और जनता के प्रतिनिधियों के अलावा एक और वर्ग है जिसकी जिम्मेदारी भी कम नहीं है, वह है हमारे देश की सेना और सरकारी कर्मचारी। लीजिए, वो कह रहे हैं कि जनता की जिम्मेदारियां हैं, जनता के प्रतिनिधि यानी जनप्रतिनिधियों की भी जिम्मेदारियां, लेकिन इसके अलावा एक और वर्ग है जिसकी भी बहुत सारी जिम्मेदारी है और वो वर्ग है सेना, वह वर्ग है सरकारी कर्मचारी। उनकी क्या जिम्मेदारी है? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद क्या कह रहे हैं जरा देखिएगा। जो लोग आज तक हम पर और जनसाधारण पर हुकूमत करते रहे हैं, उनको अब से सेवक और खादिम का जामा पहनना होगा। जो लोग आज तक हम पर हुकूमत करते रहे, सरकारी कर्मचारी क्योंकि अंग्रेजों की हुआ करते थे, जो लोग हुकूमत करते रहे, अब आज से सेवा का जो है खाका उनको धारण करना पड़ेगा। वो कह रहे हैं खादिम का जामा पहनना पड़ेगा। हमारी फौज ने अपनी बहादुरी और युद्ध कौशल का सबूत दुनिया के अनेकों रण क्षेत्रों में दिया है। आज तक वह दूसरे प्रकार से संचालित हो रही थी, आज से वो राष्ट्रीय सेना है। हमारी सेना की मजबूती ने दुनिया के देशों को बताया है कि हमारी सेना कितनी मजबूत है, लेकिन आज से उनकी भूमिका चेंज हो जाएगी। अब तक वो पहले किसी और के इशारों पर काम कर रहे थे, अब हमारी जो सेना है वो राष्ट्रीय सेना है, ऐसा डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी कह रहे हैं। वो क्या कह रहे हैं? आज वो राष्ट्रीय सेना कौमी फौज बन गई है जिसके ऊपर देश को सुरक्षित महफूज रखने का भार होगा और जो जनता को दबाने के लिए नहीं, उठाने के लिए होगी, उन्नति के लिए रखी जाएगी। ऐसा वो अपने संबोधन में बड़ी खूबसूरती के साथ कह रहे हैं। क्या इसके बाद में कुछ बचता है? और 15 अगस्त का भाषण अगर आपको देखना है, 15 अगस्त का भाषण अगर कहीं बोलना है, तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी के इन विचारों को आप इर्द गिर्द रहकर अपनी बात को रख सकते हैं। मुझे लगता है कि इसके बाद और कभी भी आप मुझसे ये प्रश्न नहीं पूछेंगे कि 15 अगस्त को क्या बोले। फिर आते हैं देशी रियासतों पर। हम उन देशी रियासतों का स्वागत करते हैं जो हमारे संघ में शामिल हो गई है और रजवाड़ों की जनता के प्रति हम अपनी सद्भावना
प्रकट करना चाहते हैं और उनके नरेशों और रईसों को हम विश्वास दिलाना चाहते हैं कि उनके प्रति हमारा कोई द्वेष नहीं है। उनको चाहिए कि वह इंग्लैंड के राजा का अनुकरण करें और रिपब्लिक का नियंत्रित अधिकार ही अपने हाथों में रखें। उनको भूलना नहीं चाहिए कि यूरोप में जहां दूसरे देशों के राज सिंहासन चकनाचूर हो गए, अंग्रेजी राजा की सत्ता 2 बड़ी लड़ाइयों के बाद भी आज पहले जैसे ज्यों की त्यों खड़ी है। वाह, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी बहुत गजब का इशारा कर रहे हैं देसी राजा महाराजाओं को कि आप भूल जाइए, अब सत्ता परिवर्तित हो गई है, देश आजाद हो गया है, नई सरकार अस्तित्व में आ गई है। ब्रिटिश के महाराजा आज भी इसीलिए बचे हुए हैं, वो क्या कह रहे हैं, ब्रिटिश के सम्राट आज भी इसीलिए बचे हुए हैं क्योंकि ब्रिटेन में संवैधानिक राजतंत्र आ गया है। उन्होंने अपने आप को समेट लिया है, लोकतंत्र और संविधान से अपने आप को नियंत्रित कर लिया है। राजा महाराजाओं को भी ब्रिटिश सम्राट से सीखना चाहिए, ऐसा डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी कह रहे हैं। क्या कह रहे हैं, विदेशों में प्रवासी भारतवासियों को, चाहे वह अंग्रेजी उपनिवेशों में बसे हैं या दूसरी जगहों में विषय हैं, हम विश्वास दिलाना चाहते हैं कि उनके सुख दुख में हमारी गहरी दिलचस्पी है और उनके दिलों में सद्भावना है, ऐसा डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी कह रहे हैं। फिर वो अल्पसंख्यक पर आते हैं। क्या कह रहे हैं, देश में जो अल्पसंख्यक लोग हैं उनको हम विश्वास दिलाना चाहते हैं कि उनके साथ न्याय और इंसाफ का बर्ताव होगा और उनके अधिकार सुरक्षित रखे जाएंगे, ऐसा डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी अपने इस उद्बोधन में कह रहे हैं। क्या एक एक वर्ग को उन्होंने अपने उस भाषण में फोकस किया। कभी अल्पसंख्यक की बात करते हैं, कभी आदिवासियों की बात करते हैं, कभी समाज के जो दलित जो लोग हैं उनकी बात करते हैं, तो कभी अंतर्राष्ट्रीय संबंध कैसे स्थापित होंगे उसकी बात करते हैं, कभी इतिहास की बात करते हैं, कभी परंपरा और संस्कृति की बात करते हैं, कभी देश की भावी समस्याओं पर चर्चा करते हुए दिखलाई पड़ते हैं, देशी रियासतों को इशारा करते हैं, जो आ गए हैं उनका स्वागत करते हैं और बाकी वालों को ब्रिटेन के सम्राट से सीखने की सीख देते हुए दिखाई देते हैं डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी 15 अगस्त 1947 को संविधान सभा में। आगे क्या कह रहे हैं, संविधान बनाने का काम जो बाकी है उसको जल्द से जल्द पूरा करना चाहिए ताकि हम अपने बनाए संविधान के अधीन रहने लग जाएं और काम शुरू कर दें। इस संविधान को बनाने में सबकी सहायता आवश्यक है, ऐसा सुंदर उसे बनाना जिसमें जनमत प्रधान रहे और सेवा और जनता की उन्नति उद्देश्य रहे और सबको इस बात का विश्वास रहे कि वह अपने धर्म, संस्कृति, भाषा, विचार सबको सुरक्षित रख सकते हैं और उनकी तरक्की के रास्ते में किसी किस्म की बाधा नहीं हो सकती। यार क्या मतलब गजब के लोग थे, क्या सुंदर शब्दों का प्रयोग उन्होंने अपने उस उद्बोधन में दिया। एक्चुअली में ये जो बड़े लोग होते हैं जब वो उद्बोधन देते हैं तो वो एक उद्बोधन के शब्द नहीं होते हैं, उसमें एक दशा होती है और उसमें दिशा भी होती है। दशा वर्तमान की होती है और दिशा भविष्य की होती है। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी के इन ऐतिहासिक भाषणों में ये भी एक ऐतिहासिक भाषण है जो आपके सामने रखा जा रहा है। आगे वो क्या बोल रहे हैं, एकदम अंतिम जगह पर आ गए हम लोग। संविधान सभा की 15 अगस्त की जो बैठक है उसके एकदम अंतिम क्षण पर हम लोग पहुंच रहे हैं। क्या कह रहे हैं, आज तक इस देश के लोग देश को आजाद करने के लिए संकल्प लिया करते थे। सुन लीजिए, 15 अगस्त 2022 देश 76वां स्वतंत्रता दिवस मना रहा है। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी 15 अगस्त 1947 को संविधान सभा में अपने भाषण के अंतिम क्षण में, अपने भाषण की अंतिम पंक्तियों में क्या कह रहे हैं जरा देखिएगा। आज तक यानी 15 अगस्त तक, आज तक देश के लोग देश को आजाद करने के लिए संकल्प लिया करते थे और इस कार्य सिद्धि के लिए त्याग और बलिदान की प्रतिज्ञा किया करते थे। आज दूसरे प्रकार के संकल्प और प्रतिज्ञा का दिन आया है। क्या है 15 अगस्त? 15 अगस्त संकल्प का दिन है, 15 अगस्त प्रतिज्ञा का दिन है। किस प्रकार का संकल्प? देश के निर्माण में, राष्ट्र के निर्माण में योगदान करने का संकल्प है। किस प्रकार की प्रतिज्ञा है? देश के प्रति वफादारी की प्रतिज्ञा है। कुछ ऐसी ही बात डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी कह रहे हैं। ये केवल झंडा जो है ये एक प्रतीक है हमारा, झंडे के साथ साथ में हमको ये प्रतिज्ञाएं, हमको ये शपथ लेनी चाहिए। क्या उद्बोधन है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी का। आगे क्या बोल रहे हैं, हम में से कोई ऐसा ना समझे कि त्याग का दिन बीत चुका है। 15 अगस्त 1947 आ गया है, देश आजाद हो रहा है। हम में से कोई भी ये ना समझे कि जो त्याग करना था अब त्याग कर चुके हैं, अब तो मजे लेने के दिन आ गए। बिल्कुल नहीं, अब हम आजाद हो रहे हैं, हमारे ऊपर जिम्मेदारियां बढ़ रही है, बहुत सारी जिम्मेदारियां, बहुत सारे कार्यों का उल्लेख डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी अपने इस उद्बोधन में करते हुए दिखलाई पड़ते हैं। वो कह रहे हैं हम में से कोई भी ऐसा नहीं समझे कि त्याग के दिन अब चले गए। त्याग के दिन नहीं गए। क्या कह रहे हैं,
हम में से कोई ये ना समझे कि त्याग के दिन बीत चुका है और भोग का समय आ गया है। यही तो समझने की आवश्यकता है। 75 वर्षों में हम लोग ये समझ नहीं पाए। हम सब लोग हमारे देश में जिन्होंने शहादत दी है, देश की आजादी के लिए जिन्होंने लड़ाई लड़ी है, जिन्होंने बहुत 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 कष्ट सहन किए हैं, हमने उन कष्टों, हमारी जो पीढ़ियों ने सहन किए हैं, हमने उनको भुला दिया है, हमने उस दर्द को भुला दिया है। हम भोग की अवस्था में आ गए हैं। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी क्या कह रहे हैं वापस सुना रहा हूं, जरा देखिएगा। हम में से कोई ऐसा ना समझे कि त्याग का दिन बीत चुका और भोग का समय आ गया है। जो देश को उन्नत करने का महान कार्य हमारे सामने है, उसमें आज तक हमने जितनी त्याग की भावना दिखलाई है, उससे अधिक दृढ़ प्रतिज्ञा के साथ तत्परता, त्याग और कार्यपटुता दिखलाने का समय जो अब तक हमने किया, उससे भी ज्यादा और आगे करने की आवश्यकता है। जो त्याग हमने किया है, उससे भी ज्यादा त्याग करने की अब हमको आवश्यकता है। ऐसा डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी संविधान सभा के सदस्यों से मुखातिब होते हुए कह रहे हैं। क्या कह रहे हैं? इसलिए एक बार फिर भी भारत की सेवा में लग जाने का संकल्प करना है और ईश्वर से प्रार्थना करनी है कि जिस तरह से उसने हमारे पहले के संकल्प को पूरा किया, उसी तरह वो इसको भी पूरा करे। देश आजादी का संकल्प हम लंबे समय से लेते रहे। आज देश की आजादी का संकल्प पूरा हो गया। आज हमको एक नया संकल्प लेना होगा, देश के निर्माण का संकल्प लेना होगा। हमको अपनी त्याग की जो भावना है उसे और आगे बढ़ाना होगा। जितना जो त्याग किया है, उससे भी ज्यादा त्याग अब और करने की आवश्यकता है। कितनी सुंदर बात की कि कोई भी यहां सभा में बैठा व्यक्ति ये महसूस ना करे कि त्याग के दिन अब बीत चुके हैं, अब भोग के दिन आ गए हैं। कभी भी ऐसा महसूस ना करें। क्या सुंदर शब्द है भाई। इसके बाद में अध्यक्ष साहब का उद्बोधन समाप्त हो गया। अब राष्ट्रीय ध्वज तिरंगा लहराया जाएगा। अध्यक्ष साहब घोषणा कर रहे हैं, अब हिज एक्सीलेंसी झंडारोहण का संकेत करेंगे और इसके बाद में तोप की आवाज सुनाई पड़ी। जैसे ही तोप की आवाज आई तो हिज एक्सीलेंसी यानी गवर्नर जनरल क्या बोल रहे हैं? इमारत की छत पर झंडा फहराने का यह संकेत है। इमारत पर झंडा फहरा दीजिए, राष्ट्रीय ध्वज तिरंगा फहरा दीजिए। संविधान सभा में इस प्रकार की घोषणा लॉर्ड माउंटबेटन कर रहे हैं। लॉर्ड माउंटबेटन, कल्पना करो जब उनका यूनियन जैक उतरा होगा और राष्ट्रीय ध्वज जब तिरंगा लगाया होगा, देश में भावनाओं का क्या भाव रहा होगा, देश में किस प्रकार का उमंग और उत्साह रही होगी, इस बात की आप कल्पना कीजिएगा। तोप की आवाज सुनाई दी। तोप की आवाज जैसे ही सुनाई दी तो लॉर्ड माउंटबेटन ने कहा कि अब आप छत पर तिरंगा लगा दीजिए, इशारा हो चुका है। इसके बाद में अध्यक्ष, अब सभा 20 अगस्त को 10 बजे के लिए स्थगित की जाती है। माननीय सदस्यगण, देखिए जैसे ही डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी ने कहा कि अब सभा 20 अगस्त के लिए स्थगित की जाती है, मतलब 16 तारीख, 17 तारीख, 18 तारीख और 19 तारीख को संविधान सभा की कोई बैठक नहीं हुई है। तो मुझे सोशल मीडिया पर मैसेज मत करना, सर क्या हुआ, आज आप कहां चले गए, बीमार तो नहीं है, ठीक तो है। अरे भाई 16 तारीख, 17 तारीख, 18 तारीख, 19 तारीख को संविधान सभा की बैठक हुई नहीं, इस बात की जानकारी होनी चाहिए। जैसे ही उन्होंने कहा कि आज सभा 20 अगस्त, अब सभा 20 अगस्त को 10 बजे के लिए स्थगित होती है, तो सभी सदस्य जो संविधान सभा के हैं वो क्या कर रहे हैं? वो कह रहे हैं महात्मा गांधी की जय, जवाहरलाल नेहरू की जय और लॉर्ड माउंटबेटन की जय। 3 लोगों की जय बोली गई। महात्मा गांधी की जय, पंडित जवाहरलाल नेहरू जी की जय और लॉर्ड माउंटबेटन की जय बोली गई। इसके बाद सभा बुधवार 20 अगस्त सन 1947 के प्रातः 10 बजे के लिए स्थगित हो गई। यानी 20 अगस्त की बुधवार है, उस दिन सभा की बैठक वापस होगी। फिर 21 को गुरुवार है, 22 को शुक्रवार है और 23 को शनिवार है, 24 को रविवार है। इसका मतलब 23 और 24 को भी संविधान सभा की बैठक नहीं होगी। बहुत ध्यान से सुनिएगा। 16, 17, 18, 19 तारीख, ये 4 दिन लगातार संविधान सभा की बैठक नहीं हुई। 23 तारीख को शनिवार आएगा, इस बार नहीं, उस बार मतलब 1947 में 23 तारीख और 24 तारीख शनिवार और रविवार को अमूमन बैठ के नहीं होती थी। हालांकि ये कोई रूल नहीं था, बैठ के बाद में भी होती थी। तो 23 और 24 तारीख को बैठक नहीं होगी। तो क्या हम भी 20 अगस्त की 10 बजे मिलेंगे? ऐसा मेरी एक बहन युगांशी जी की कह रही है। जी नहीं, हम 20 अगस्त को मिलेंगे, लेकिन 7:30 बजे मिलेंगे। 7:30 पर हमारी मुलाकात होगी। तो आज के लिए इतना काफी। एक बार फिर से जूम और मेरे यूट्यूब के सभी साथियों को देश की आजादी का ये जो दिवस है उसकी ढेरों बधाइयां, बहुत सारी शुभकामनाएं और फिर वही संकल्प और प्रतिज्ञा लेने का वक्त है। बहुत बहुत धन्यवाद। 20 अगस्त 2022 को सुबह 7:30 बजे फिर मुलाकात करते हैं।
थैंक यू वेरी मच एंड विश ऑल द बेस्ट। थैंक यू।